हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल A1 शर्मा क्लासेस के अंदर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपना मुख्य टॉपिक रहेगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां या अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है, इनका क्या कार्य होता है और किस तरह से ये अपने हार्मोन्स को अंदर छोड़ती है, और अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिःस्रावी ग्रंथियां दोनों में क्या अंतर होता है। इसके साथ साथ हम यह भी आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां क्यों कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मिडिल क्लासों के अंदर ये पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं बिना समय गवाए आज के अपने मुख्य टॉपिक अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे पहले हम देखते हैं ग्रंथियां। ग्रंथि किसे कहते हैं? तो ग्रंथि एक ऐसे इस प्रकार का अंग या संरचना जो रस या स्राव उत्पन्न करती हो, ग्रंथि कहलाती है। यानी वे संरचनाएं जो रस या स्राव उत्पन्न करती है, ग्रंथि कहलाती है। मनुष्य के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियां दो प्रकार की होती है। दो प्रकार के अंदर पहली जो ग्रंथि होती है वो होती है बहिःस्रावी ग्रंथियां। बहिःस्रावी ग्रंथियां और दूसरी होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। इसमें हम सबसे पहले बहिःस्रावी ग्रंथि को देखते हैं कि बहिःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती है और ये किस प्रकार की ग्रंथियां होती है और इसका क्या कार्य और किस प्रकार से होता है। बहिःस्रावी ग्रंथियां मानव में बहिःस्रावी ग्रंथियां कई प्रकार की होती है, जिसके एग्जाम्पल मैं आपको यहां बता रहा हूं। यकृत, अग्नाशय, श्वेत ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, ये सारी जो ग्रंथियां होती है, ये सारी ग्रंथियां मानव में बहिःस्रावी ग्रंथियां कहलाती है। बहिःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती है जो अपना स्राव सीधा किसी नलिका के माध्यम से किसी विशेष स्थान पर छोड़ती है। यानी वे ग्रंथियां जो अपना स्राव सीधा नलिका के माध्यम से किसी विशेष स्थान पर छोड़ती है और वह स्राव या हार्मोन्स या रसायन, स्राव, हार्मोन या रसायन किसी विशेष बिंदु पर, विशेष बिंदु या अंग पर कार्य करता है। बहिःस्रावी
ग्रंथियां कहलाती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां किन्हें कहा जाता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां सबसे पहले नलिका विहीन ग्रंथि होती है। नलिका विहीन ग्रंथि। यहां पर कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां क्यों कहा जाता है? तो आपका आंसर यही होगा कि ये ग्रंथियां नलिका विहीन होती है क्योंकि इनके द्वारा उत्पन्न स्राव जो होता है वो स्राव हार्मोन कहलाता है और ये हार्मोन सीधा रक्त के अंदर प्रवाहित किया जाता है या छोड़ा जाता है। तो ये रक्त में सीधा प्रवाहित किया जाता है या छोड़ा जाता है तो ये रक्त के साथ भ्रमण करता है। रक्त के साथ भ्रमण करता है और पूरी शरीर के अंदर रक्त के साथ घूमता रहता है और निश्चित स्थान पर रक्त के साथ पहुंचकर अपना कार्य संपन्न करता है। इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर जो भी हार्मोन स्रावित होता है उसकी मात्रा बहुत अल्पतम होती है। मानव शरीर संरचना में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों की कुल संख्या 9 होती है। 9 ग्रंथियों को क्रमबद्ध यहाँ पर बोर्ड पे मैंने आपको बताया है, जिसमें पहली ग्रंथि आती है पिट्यूटरी ग्रंथि, दूसरी आती है ओटू ग्रंथि, तीसरी आती है परावटू ग्रंथि, चौथी आती है थाइमस ग्रंथि, पांचवी एड्रिनल ग्रंथि, छठी अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिकाएं, सातवीं प्लीहा ग्रंथि, आठवीं पीनियल ग्रंथि और 9वीं लिंग ग्रंथियां। लिंग ग्रंथियों के अंदर 2 प्रकार की ग्रंथि आती है, पुरुष के अंदर शुक्र ग्रंथियां और मादा के अंदर या स्त्री के अंदर डिंब ग्रंथियां। तो ये कुल 9 प्रकार की ग्रंथियां मानव शरीर संरचना में पाई जाती है और ये 9 की 9 ग्रंथियां किसी न किसी प्रकार से अपने विशेष हार्मोन का सिक्रेशन करती है या स्राव करती है और वो स्राव किसी निश्चित फंक्शन या निश्चित कार्य के लिए जिम्मेदार होता है और उसी से मनुष्य शरीर की सारी क्रियाविधि संपन्न होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिःस्रावी ग्रंथियों के जो कार्य हमने देखे हैं और जो प्रकार हमने देखे हैं, उसके अलावा एक तीसरे प्रकार की ग्रंथि यहाँ पर और होती है जो ये दोनों कार्य करती है। यानी वो ग्रंथि बहिःस्रावी का कार्य भी करती है और अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में भी कार्य करती है। इस प्रकार की ग्रंथि को हम यहाँ मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि के अंदर जो एग्जाम्पल आते हैं वो एग्जाम्पल आएंगे अग्नाशय ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि के साथ साथ लिंग ग्रंथियों के अंदर वृषण और अंडाशय। ये तीनों जो ग्रंथियां होती है, ये तीनों ग्रंथियां मिश्रित ग्रंथि के रूप में जानी जाती है क्योंकि इनका स्राव बहिःस्रावी भी होता है और अंतःस्रावी भी होता है। तो वे ग्रंथियां जो दोनों कार्य करती है, वे ग्रंथियां जो दोनों प्रकार के स्राव उत्पन्न
करती है, यानी बहिस्राव और अंतःस्राव। मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। यहां पर मैं आप लोगों को अंतःस्रावी ग्रंथियों का चार्ट आपको यहाँ बता रहा हूं, जिसके अंदर ग्रंथि का नाम, उपस्थिति, आकार, स्रावित हार्मोन्स और उनके द्वारा किया गया कार्य, इसका संक्षिप्त में यहाँ वर्णन कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ विशेष ग्रंथियों का हम विस्तार से इसी वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं पीयूष ग्रंथि के ऊपर। जो पीयूष ग्रंथि जो होती है, या पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, इस ग्रंथि की उपस्थिति जो होती है मस्तिष्क में आधार पर होती है और इसका आकार मटर के दाने के समान सूक्ष्म आकार होता है और इसके द्वारा स्रावित हार्मोन्स जो होता है वो वृद्धि हार्मोन्स होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा बहुत सारे इसके हार्मोन्स होते हैं जो इसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इन सभी बातों का अध्ययन हम विस्तार से आगे करेंगे। और इस पीयूष ग्रंथि का जो रंग होता है वो भूरे रंग की यह ग्रंथि होती है और इसका द्वारा स्रावित जो हार्मोन्स होते हैं उसका मुख्य कार्य जो होता है वृद्धि हार्मोन का शरीर की वृद्धि का नियंत्रण करना। यानी इसकी कमी से, यदि इसकी कमी हो जाती है तो आदमी बौना हो जाता है, यानी वास्तविक रूप से शरीर की लंबाई में वृद्धि नहीं हो पाती। परंतु अगर इसकी अधिकता हो जाती है तो उस स्थिति के अंदर आदमी एकदम लंबा हो जाता है। तो ये दोनों ही स्थिति नाजुक स्थिति होती है। इसका समन्वय और संतुलन बहुत ही जरूरी होता है जीवन के लिए। उसके बाद दूसरी ग्रंथि हम लेते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि गले के अंदर जो श्वास नली होती है, श्वास नली के विभाजन स्तर पर पाई जाती है दोनों तरफ, और ये एच आकार, जो इंग्लिश में एच जो शब्द होता है कुछ एच आकार के समान ये होती है और इसके द्वारा स्रावित हार्मोन जो होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन होता है। थायरोक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करना। अब उपापचयी क्रियाएं जो शरीर में होने वाली है, जैसे जीवन की गति, तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है उनको यह उपापचयी क्रियाओं में नियंत्रित करता है थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम लेते हैं एड्रिनल ग्रंथि, संकट कालीन ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। और इस ग्रंथि की उपस्थिति वृक्क के ऊपरी किनारों पर कटी प्रदेश के अंदर स्थित होता है और इसके द्वारा स्रावित हार्मोन एड्रिनल हार्मोन होता है। एड्रिनल को वैसोनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है या ट्रिपल एफ हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। और इसके द्वारा जो कार्य होता है वो मुख्य कार्य होता है शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण, जैसे हृदय स्पंदन दर को नियंत्रित करना, रक्तदाब को नियंत्रित करना, खनिज का जो अपने शरीर में पाए जाते हैं उनको नियंत्रित करना और कार्बोहाइड्रेट उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करना। फिर उसके बाद में चौथे नंबर पे जो ग्रंथि आती है वो अग्नाशय में लैंगरहैंस द्वीपिकाएं आती है। लैंगरहैंस द्वीपिकाएं वृक्क के दोनों वृक्कों के बीच में स्थित होती है और इनके द्वारा स्रावित हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों हार्मोन्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन्स है, जो शरीर के अंदर शक्कर उपापचय का नियंत्रण करते हैं और उसके साथ रक्त के अंदर ग्लूकोज का नियंत्रण भी ये रखते हैं। इसकी अधिकता से जो रोग होता है वो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग हो जाता है और इसकी
कमी से इन मधुमेह रोग यानी डायबिटीज हो जाती है। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो ग्रंथि होती है उसे हम थाइमस ग्रंथि कहते हैं। थाइमस ग्रंथि श्वास नली के विभाजन स्तर पर दोनों ओर स्थित होती है और इस ग्रंथि का मुख्य कार्य ये होता है कि इसके अंदर असंख्य लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं और इन लिम्फोसाइट्स की वजह से जो शरीर की इम्यूनिटी पावर होता है और जो एंटीबॉडीज होती है उनका डेवलप करने का कार्य, उनको नियंत्रित करने का कार्य और उनको सुचारू रूप से एक्टिव रखने का कार्य थाइमस ग्रंथि का होता है। उसके साथ विशेष बात थाइमस ग्रंथि की ये होती है कि थाइमस ग्रंथि बचपन से किशोरावस्था में जाकर सक्रिय होती है। बचपन में यह सक्रिय नहीं होती है, किशोरावस्था के अंदर जाकर ही यह सक्रिय होती है और युवा अवस्था में पहुंचने के बाद जब पूर्ण यौवनावस्था आ जाती है तो यह ग्रंथि पुनः सिकुड़ जाती है। और इसका मुख्य कारण क्या होता है कि बचपन अवस्था के अंदर जो मानव शरीर में लिंग ग्रंथियां जो पाई जाती है उन लिंग ग्रंथियों पर इसका कंट्रोल होता है और ये बचपन से जब तक गौण लैंगिक लक्षणों का विकास नहीं हो जा रहा होता और तो उस समय में लैंगिक परिपक्वता जब तक नहीं पहुंचती तो उस स्थिति के अंदर यह लैंगिक परिपक्वता को पूर्ण होने के पश्चात ही यह लिंग ग्रंथियों को एक्टिव करती है, उससे पहले इनको यह निष्क्रिय रखती है। यह इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता होती है जो थाइमस ग्रंथि होती है। बाद नेक्स्ट हम लेते हैं लिंग ग्रंथियां। लिंग ग्रंथियों के अंदर मैंने पूर्व में बता दिया था कि अंडाशय और वृषण दोनों आते हैं। मादा के अंदर अंडाशय, नर के अंदर वृषण, दोनों की उपस्थिति उदर गुहा के पृष्ठ पार्श्व भाग में अंडाशय की उपस्थिति और उदर गुहा से बाहर थैलीनुमा संरचना के अंदर वृषण की उपस्थिति होती है और इनके द्वारा स्रावित जो हार्मोन्स होते हैं वो अंडाशय के द्वारा दो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि मादा के अंदर गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं और उसके साथ साथ ये गर्भावस्था के दौरान जो क्रियाएं चलती है उन क्रियाओं का नियमन भी इन्हीं हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। उसके बाद वृषण के द्वारा स्रावित जो हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन, वो भी नर के अंदर लैंगिक गौण लक्षणों का विकास करता है। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखते हुए यहाँ तक का सफर तय किया है तो इससे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि या तो आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई है और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है और आप अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत अधिक जागरूक है। तो इस के आधार पर मैं आशा करता हूं कि शायद आप अंत समय तक मेरी इस वीडियो को यूं ही देखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं आगे विस्तृत रूप से। अब पिट्यूटरी उपस्थिति मस्तिष्क के आधार भाग पर स्थित होती है। रंग इसका भूरा गुलाबी रंग का होता है, ये जो मटर के दाने के समान दिखाई देता है। परिमाप में अगर देखते हैं तो परिमाप में इसका व्यास 12 mm का होता है और वजन स्त्रियों के अंदर 0.5 से 0.6 ग्राम और पुरुषों के अंदर 0.6 से 0.7 ग्राम होता है। इसका निर्माण भ्रूणीय एक्टोडर्म से होता है और यह भ्रूणीय एक्टोडर्म से निर्मित द्विपाली संरचना होती है जिसमें एक अग्रखंड होता है और एक पश्च खंड होता है। इसे एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित हार्मोन्स और न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित हार्मोन्स और उनकी क्रियाविधि आगे हम देखते हैं। पीयूष ग्रंथि के अग्रज खंड के द्वारा स्रावित हार्मोन्स के अंदर सबसे पहला हार्मोन्स हम लेते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, जिसे हम वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं, जो मैंने पूर्व में बताया था कि ये शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। कमी से बौनापन रह जाता है और अधिकता से शरीर विशालकाय हो जाता है। उसके साथ दूसरा हार्मोन जो लेते हैं अपन एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स।
गोनाडोट्रोपिक्स जो हार्मोन्स होता है वो एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स जो उपस्थित होता है उस कॉर्टेक्स की वृद्धि और विकास और उसके कार्य को यह नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स होता है। इसकी कमी से एड्रिनल ग्रंथि निष्क्रिय हो जाती है, उसका कार्य अवरुद्ध हो जाता है। परंतु अधिकता से मनुष्य के अंदर, स्त्री के अंदर अवांछित स्थानों पर बालों की सघनता आने लग जाती है और पुरुषों के अंदर यह इसकी अधिकता से स्वतः ही बालों की सघनता हो जाती है। जो हार्मोन्स आता है, जो उसके अग्रज खंड से स्रावित हार्मोन्स है, वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स होता है वो थायराइड ग्रंथि के विकास वृद्धि का नियमन करता है और इस हार्मोन्स की कमी से हाइपोथायराइडिज्म नामक रोग हो जाता है। इस रोग के अंदर जो लक्षण दिखाई देते हैं उसमें शारीरिक कमजोरी, ठंड सहन न कर पाना, त्वचा का शुष्क होना, बालों का लगातार झड़ते रहना, वृद्धि का रुकना, पेशियों जोड़ों में दर्द होना और स्त्रियों में मासिक स्राव अधिक होना, ये इसकी कमी के प्रमुख लक्षण होते हैं। और यदि इस थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो वृद्धि और विकास का जो नियमन है उसके अंदर अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की अधिकता हो जाती है तो उससे थायराइड ग्रंथि का विकास बढ़ जाता है, यानी थायराइड ग्रंथि वृद्धि कर लेती है और वृद्धि करने के कारण इसमें नेत्र गोलक वृद्धि कर लेते हैं और बाहर की तरफ निकलते हैं। अग्रज खंड के द्वारा चौथे प्रकार का जो हार्मोन स्रावित किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, उसमें है जनन ग्रंथि पोषक हार्मोन्स यानी सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स मेल और फीमेल दोनों में ही काम करते हैं। इसमें सबसे पहला जो हार्मोन्स आता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स आता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का मुख्य कार्य होता है डिंब ग्रंथि पुटकों की वृद्धि और परिपक्वता को उद्दीपित करना और नर के अंदर शुक्राणु निर्माण करना। उसके बाद दूसरा जो इसके जनन ग्रंथि द्वारा पोषक हार्मोन्स या सेक्स हार्मोन्स में आता है वो है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स जो होता है ये डिंब ग्रंथि में प्रोजेस्टेरोन और शुक्र ग्रंथि में टेस्टोस्टेरोन को स्रावित और उसके कार्य दोनों को नियंत्रित करता है। इसके बाद तीसरा जो हार्मोन्स इसके द्वारा स्रावित होता है वो होता है लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। लैक्टोजेनिक हार्मोन जैसे नाम से पता है कि लैक्टोजेनिक दूध के लिए होता है और यह लैक्टोजेनिक हार्मोन्स स्तन विकास और दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है प्रसव के समय और जब गर्भावस्था आरंभ हो जाती है उस समय। उसके बाद हम आगे देखते हैं इसके अंदर इसके पश्च खंड के द्वारा स्रावित हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। तो पश्च खंड के द्वारा स्रावित हार्मोन्स के अंदर सबसे पहले हम जो हार्मोन्स देखते हैं वह है पीयूष ग्रंथि के पश्चिम भाग से या पश्चिम खंड से उत्सर्जित होने वाले जो हार्मोन्स हैं उन हार्मोन्स के अंदर दो हार्मोन्स मुख्य रूप से आते हैं। पहला आता है ADH एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन्स जिसे हम वैसोप्रेसिन हार्मोन्स भी कहते हैं और दूसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। वैसोप्रेसिन जो हार्मोन्स है वह हार्मोन्स गुर्दे में जल के पुनः अवशोषण को नियंत्रित करता है, यानी इस हार्मोन्स की कमी से रक्तचाप कम हो जाता है और मूत्र का अधिक उत्सर्जन होता है, परंतु अधिकता से रक्तचाप वृद्धि हो जाती है और कम मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन होता है। ठीक उसी प्रकार ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स है, जो मैंने पूर्व में बताया था कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स महिलाओं के लिए उत्तरदायी होता है, जो प्रसव पीड़ा और गर्भाशय के संकुचन को प्रेरित करता है, उसको नियमित करता है और उसके अंदर गर्भाशय और स्तन विकास दोनों ही क्रियाएं इसकी महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है, जो गर्भाशय के अंदर गर्भ धारण से लेके शिशु के जन्म तक की संपूर्ण क्रियाएं
जो होती है वो इसके द्वारा नियंत्रित होती है। और उसके बाद जब शिशु का जन्म हो जाता है और जन्म के बाद शिशु जब बाह्य वातावरण में आ जाता है तो स्तन विकास के ऊपर सीधा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का प्रभाव पड़ता है और वो दूध के सिक्रेशन को तेजी से बढ़ा देता है। हम दूसरी ग्रंथि लेते हैं इसमें, पहले पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके बाद दूसरी ग्रंथि है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है वह अग्र मस्तिष्क का भाग होती है जो डाइएन्सेफेलॉन की गुहा की फर्श का निर्माण करती है। इस गुहा के अंदर भूसर द्रव भरा रहता है और भूसर द्रव के अंदर हाइपोथैलेमस के अनेक बहुत सारे केंद्र उपस्थित होते हैं जो मुख्य रूप से दो प्रकार के हार्मोन्स का संश्लेषण करती है और उन हार्मोन्स के नाम और कार्य आपको मैं आगे बताऊंगा। स्रावित हार्मोन्स में जो संश्लेषित हार्मोन्स हैं उसमें पहला जो हार्मोन्स आते हैं पहले प्रकार के वो है मोचक हार्मोन्स और दूसरे प्रकार के आते हैं निरोधी हार्मोन्स। ये कुल हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा स्रावित या संश्लेषित हार्मोन्स 10 प्रकार के होते हैं और इन 10 प्रकार के स्रावित हार्मोन्स को न्यूरो हार्मोन्स भी कहा जाता है। इसके अलावा जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को उत्पादन एवं स्राव का नियमन एवं नियंत्रण का कार्य भी करते हैं। इसी नियंत्रण एवं समन्वय और कार्यशीलता को नियंत्रित करने के कारण अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर ग्रंथि इस हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहा जाता है। और इसी ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन्स और उनके कार्य की लिस्ट मैं आगे स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं। फ्रेंड्स, अभी भी यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग अति शीघ्रता के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके और आप उसका शीघ्रता से लाभ उठा सके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।